हेलो स्टूडेंट्स। आज की सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रांसिस बैकन के बारे में। फ्रांसिस बैकन कौन है? अगर मुझसे कोई बच्चा कहे कि सर मैं लिटरेचर का विद्यार्थी हूं और मेरा जो है वो इंटरेस्ट है कि मैं साहित्य सीखूं, तो मैं ऐसा कौन सा राइटर चूज कर सकता हूं जो साहित्य में मेरी भावनाओं को थोड़ा और बेहतर बना दे, या दूसरे शब्दों में कहूं कि सर मुझे वो सीखने पर मजबूर करे या मेरा इंटरेस्ट पैदा कर दे लिटरेचर में, तो मैं कहूंगा कि वो फ्रांसिस बैकन को पढ़ ले। फ्रांसिस बैकन के जितने वर्क हैं उनमें जो प्रैक्टिकलिटी आपको दिखाई पड़ेगी, जो प्रैक्टिकल बातें, जो ऑब्जर्वेशंस आपको दिखाई पड़ेंगे, वो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि भाई मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल आम बातचीत। अब आम बातचीत का मतलब यहां बातचीत कॉमन नहीं है, एक व्यक्ति से जुड़ी हुई, आप और मुझसे जुड़ी हुई, लेकिन ऑब्जर्वेटिव जो है वो तरीके से उसको कहा गया है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहते हैं। साथ में ही इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन और साइंटिफिक मेथड दिया जिसे हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं। दोनों के बारे में बातचीत करेंगे और शुरुआत करेंगे फ्रांसिस बैकन को लेकर। फ्रांसिस बैकन, जिनका एक कोटेशन है, नॉलेज इटसेल्फ इज पावर, नॉलेज इज पावर, और दोबारा ये कहते हैं नॉलेज इटसेल्फ इज पावर, कि नॉलेज खुद ही जो है वो वास्तविकता में क्या है, पावर है। तो आ जाओ बातचीत शुरू करते हैं। अगर मैं फ्रांसिस बैकन के बारे में बात करूं तो एलिजाबेथियन एज के ये राइटर हैं। एलिजाबेथियन एज, थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये 1558 से लेकर जो है वो 1603 का समय जो है वो एलिजाबेथियन फर्स्ट का बताया गया है। एलिजाबेथियन फर्स्ट का जो समय है वो आपका है 1558 से 1603 का। उसी समय पर एक बेहतरीन राइटर, जिस साइड में विलियम शेक्सपियर चल रहे हैं उसी साइड में जो है वो फ्रांसिस बैकन भी चल रहे हैं। और ऐसे के मामले में अगर मैं कहूं कि आपको पढ़ना है, भाई साहब गजब लेवल की पर्सनैलिटी है। आपको आज इनके मैं प्रमुख वर्क पढ़ाऊंगा, वहीं से आपको लगेगा कि सर मुझे तो इनको पूरा पढ़ना है, मुझे तो इनके सारे वर्क चाहिए, एक एक वर्क चाहिए। किसी को भी ओरिजिनल इनके वर्क्स पढ़ने हैं तो आप कंप्लीट जो है वो गूगल वगैरह से आपको इसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाती है। और ओरिजिनलिटी में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एसेस की मैं बात कर रहा हूं तो बहुत सारे ऐसे आपको दिखाई पड़ेंगे, अलग अलग जो है वो प्रैक्टिकल टॉपिक्स पे, चाहे वो ट्रुथ हो, डेथ हो, यूनिटी इन रिलीजन हो, रिवेंज हो, एडवर्सिटी हो, सिमुलेशन और डिसमिलेशन हो, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस के बारे में आप पढ़ के देखो इनको। आप मैरिज लाइफ पढ़ के देखो इनका कि साहब मैरिज लाइफ का जो है वो मैरिज लाइफ और सिंगल लाइफ जो मैं आज पढ़ाऊंगा अभी आपको, तो वहां से एक आम आदमी अपनी अवधारणा को ठीक कर सकता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसी कोई उड़ती उड़ती बात नहीं की है। इन्होंने ऐसा नहीं कि जो दुनिया कह रही है वही मान लो, प्रैक्टिकल बातचीत की है। सत्य को लेकर प्रैक्टिकल, दोस्तों को लेकर प्रैक्टिकल, आप जो है वो हर चीज को लेकर, रिवेंज को लेकर प्रैक्टिकल, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। तो ये एक आपको लंबी चौड़ी जो है वो लिस्ट दिखाई पड़ेगी। ये अलग अलग जो है वो वर्क हैं, काउंसिल्स हैं, आपका जो है वो एक्सपेंस हैं, हर तरीके की चीजें, हर तरीके की चीजें जो है वो एम्बिशन क्या है, यूथ एंड एज क्या है, ब्यूटी क्या है, बिल्डिंग क्या है, ये सब के सब वर्क किससे रिलेटेबल है, फ्रांसिस बैकन से रिलेटेड है। लेकिन फिलहाल हम इनके मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क्स को लेकर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं इनके इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में कि फ्रांसिस बैकन आखिर है कौन। फ्रांसिस बैकन जो एलिजाबेथियन एज यानी 1558 से लेकर 1603 के बीच के समय में 1561 में इनका जन्म हुआ और 1626 में इनकी मृत्यु। फ्रांसिस बैकन जो अपने समय के एक महत्वपूर्ण प्रोज राइटर हैं। फ्रांसिस बैकन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर्स ऑफ द एलिजाबेथियन एज, और एलिजाबेथियन एज आपका 1558 से लेकर 1603 का हुआ एलिजाबेथियन एज। और शेक्सपियर की एज 1558 से लेकर जो है वो 1625 तक, इसमें जेम्स फर्स्ट की एज जो है वो जोड़ दी जाती है तो वो शेक्सपियर की एज बन जाती है 1625 तक। और ये 1603 से जो 1625 है वो वास्तविकता में जेम्स फर्स्ट की एज है, जेम्स फर्स्ट, किंग जेम्स फर्स्ट, ठीक है। और ये जो पूरी की पूरी एज है कहां से, 1558 से 1625 तक, ये आपका जो है वो क्या कहलाती है बच्चे, एज ऑफ शेक्सपियर कहलाती है, एज ऑफ शेक्सपियर कहलाती है। डन। आज ही वॉज एन एसेइस्ट, बहुत बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी है फ्रांसिस बैकन, हल्के में मत लेना। वो खुद एक एसेइस्ट है, इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है। फिलोसोफर है, फिलोसोफर इतने शानदार कि इन्होंने एक
बहुत बेहतरीन वर्क दिया जिसमें इन्होंने 4 टाइप के जो है वो आइडल्स के बारे में बात की, जो गलत अवधारणा है, फॉल्स नोशंस हम लोग बना लेते हैं कि साहब बस मान लिया, फॉल्स नोशंस के बारे में जो है वो एक फिलोसॉफिकल वर्क ही लिखते हैं। हालांकि फिलोसफी पे इन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे, इन्हें एक बेहतरीन फिलोसोफर के तौर पे भी मैं फिलहाल रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये एसेइस्ट होने के साथ साथ में एक फिलोसोफर, साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट इनको इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने इंडक्टिव मेथड दिया था ना, एक साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से। और इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड का तरीका क्या होता है वो मैं आपको भी फिलहाल जो है वो बता देने वाला हूं। लॉयर रहे ये, और साथ साथ में एक स्टेट्समैन यानी आपके पॉलिटिशियन, राजनीति विज्ञान में भी इनका जो है वो योगदान रहा। तो एक ही व्यक्ति ने अलग अलग डायनेमिक पर्सनैलिटीज पे काम किया। फादर ऑफ इंग्लिश एसेज इनको कहा जाता है। फिलोसोफर बहुत तगड़े थे, इनकी फिलोसफी भी हम लोग पढ़ेंगे। साइंटिस्ट इनको इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने साइंटिफिक रिसर्च और ऑब्जर्वेशन के बाद में एक मेथड दिया जिसे इंडक्टिव मेथड कहते हैं। लॉयर ये बिल्कुल रहे, इनका पॉलिटिकल करियर भी है, और साथ साथ में ये स्टेट्समैन रहे। ही इज यूनिवर्सली नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन जो बनता है वो यहीं से बनता है कि सर फादर ऑफ इंग्लिश एसेज किसे कहते हैं। तो इंग्लिश एसेज के लिए फादर अगर पूछा जाए तो वो कहा जाता है फ्रांसिस बेकन को। Bacon introduced a new method of scientific thinking based on observations and experiment। अब देखो साइंटिस्ट क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, और फिर नई चीजें निकाल कर लाता है। और इन्होंने जो मेथड दिया वो इंडक्टिव मेथड है। तो ये पूछा जा सकता है कि इंडक्टिव मेथड जो है वो फ्रांसिस बेकन ने इनमें से कौन सा, निम्न में से कौन सा मेथड दिया है, विच मेथड वाज गिवन बाय फ्रांसिस बेकन। इंडक्टिव मेथड होता है कि पहले हम लोगों ने जो है वो क्या किए, एग्जाम्पल्स के बेस्ड पे जो है वो रूल्स तैयार किए। एग्जाम्पल के बेस्ड पे क्या किए, आपके जो है वो रूल्स तैयार किए। और दूसरा होता है डिडक्टिव मेथड। कौन सा होता है, डिडक्टिव मेथड, कि हमने रूल्स रट रखे हैं और रूल्स बनाते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, उसके पीछे पीछे एग्जाम्पल देते जा रहे हैं। तो वो एक प्रॉपर मेथड है, पुराना मेथड है। इंडक्टिव मेथड की एग्जाम्पल के आधार पे पहले आप जो है वो क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस करेंगे, आप जो है वो रिसर्च करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उसके आधार पे कोई रूल आपने बनाया तो वो क्या कहलाता है, इंडक्टिव मेथड कहलाता है। तो दो बातें याद रखिएगा, एक फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, दूसरा इंडक्टिव मेथड इन्होंने ही दिया है। इनके पिता निकोलस बेकन और मां जो है वो एन कुकी बेकन है, जो एक हाईली एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, और काफी इन्फ्लुएंशियल और काफी जो है वो अच्छी फैमिली इनकी रही है। हालांकि अच्छी शिक्षा मिली भाई को, लेकिन मन नहीं था। शुरुआत में ये जो है वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज जाते हैं, उसके बाद में जो है वो 12 साल की एज में कहा जाते हैं आपके ट्रिनिटी कॉलेज गए, एंटर्ड कैम्ब्रिज एट द एज ऑफ 12, लेटर स्टडीड लॉ एट ग्रेज इन, और बाद में इन्होंने जो है वो ग्रेज इन से लॉ की पढ़ाई भी की। लेकिन अपनी स्टडीज के दौरान ही, देखो यहां से मैं थोड़ा सा इसको पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये तो बहुत बिग जो है वो बेसिक सी चीज है, इस पे अपन बात कर लेंगे। ड्यूरिंग हिज स्टडीज बेकन बिकम डिससेटिस्फाइड। जब ये पढ़ रहे थे तभी ये जो पुरानी जो मतलब एक मिडाइवल जो स्कोलेस्टिक परफॉर्मेंस जो चलता था, या स्कोलेस्टिक जो तरीका था, पढ़ाने का जो तरीका था मिडिल इंग्लिश पीरियड के समय पे, उससे ये काफी बोरियत महसूस करने लगे। एक तरीके से डिससेटिस्फाइड थे कि भैया मजा नहीं आ रहा यार, कुछ नया करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ही वॉज कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड विद दैट टाइप ऑफ मेथड, ओल्ड स्कोलेस्टिक लर्निंग, जो पुरानी ओल्ड स्कोलेस्टिक लर्निंग थी मिडिल इंग्लिश की, मिडाइवल की, मिडिल इंग्लिश की, उससे काफी ज्यादा जो है वो थोड़ा सा डिससेटिस्फिकेशन था। एंड बिगिन टू डेवलप न्यू साइंटिफिक आइडियाज, और अपने खुद के जो है वो नए नए विचार इन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया। इन्हीं विचारों पे बाद में उन्होंने क्या किया, उनको साइंटिफिकली जो है वो ऑब्जर्व किया, उन्हीं विचारों को एक्सपेरिमेंट किया, और ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के बाद में जो निकल कर आया वो विचार जो है वो क्या बने, इंडक्टिव मेथड बने। ठीक है, इंडक्टिव मेथड के लिए इनको जाना गया। डन है। तो ये बात भी विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि इनको इंडक्टिव मेथड कहां से आया था, कि साहब पहले ही ये जो है वो पुराना जो इनका मेथड था, ओल्ड स्कोलिस्टिक लर्निंग जो प्रोग्राम चलते थे, वो उससे ये डिससेटिस्फाइड थे, अच्छा नहीं लगता था। अच्छा, इनकी बेसिक जानकारियां थोड़ी सी ले लेते हैं कि फ्रांसिस बेकन, जिनका जन्म 22 जनवरी 1561 लंदन इंग्लैंड में हुआ, आपका 22 ऑफ जनवरी 1561 लंदन इंग्लैंड में इनका जन्म होता है, और डेथ इनकी 9 ऑफ अप्रैल 1626 में 65 ईयर्स की एज में ये जो है वो इनकी मृत्यु होती है। पीरियड इनका वैसे तो जो है वो एलिजाबेथियन और जैकोबियन एज बताई गई है। जैकोबियन ये वही एज है 1603 से 1625 वाला। ठीक है,
तो ये इनका जन्म जो है वो कब से बताया गया है? 1561। और ये शुरुआत कब हो गई थी? 1558 से शुरुआत हो गई थी विलियम शेक्सपियर की एज का, जिसमें से 1561 से 1603, 1603 के बाद में 1625, इस तरीके से। तो ये जो है वो किंग जेम्स फर्स्ट की एज है, किंग जेम्स फर्स्ट की एज है। ये आपका जो है वो एलिजाबेथियन एज है, ये आपका एलिजाबेथियन एज है, और ये पूरी की पूरी जो है वो शेक्सपियर की एज है। ये पूरी की पूरी जो है वो शेक्सपियर की एज है, और इसे जो है वो क्या कहा जाता है? जैकोबियन पीरियड कहा जाता है। डन। तो ये एक तरीके से जो है वो एलिजाबेथियन और जैकोबियन दोनों ही पीरियड में रहे, क्योंकि 1561 में इनका जन्म हो गया था और 1626 में इनकी मृत्यु हुई। बात करें अगर इनके प्रोफेशन की, तो एज एन एसेइस्ट इनको फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कहा जाता है। फिलोसोफर मैं बता चुका हूं, साइंटिस्ट हैं, लॉयर हैं और स्टेट्समैन हैं। फादर ऑफ इंग्लिश एसेज इनको हमने कहा, इनका एक फेमस जो है वो फिलोसॉफिकल वर्क है। ये जो नोवन आर्ग्यूमेंट है ना, नोवम नोवेम आर्ग्यूमेंट, नोवेम आर्ग्यूमेंट, ये एक लेटिन जो है वो फ्रेज है, लेटिन फ्रेज है, जिसका अर्थ होता है न्यू टूल या न्यू इंस्ट्रूमेंट, यानी नए टूल या नए इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो है वो फिलोसॉफिकली इन्होंने कहा कि भैया पुराना मामला, जो पुराना मेथड है पढ़ाने का, पुराना तरीका है, वो बिल्कुल ओल्ड हो चुका है, डिससेटिस्फिकेशन है, कुछ नए टूल या नए इंस्ट्रूमेंट जोड़े जाए। उसके लिए इन्होंने जो है वो 4 आइडल करके, 4 आइडल्स को एक तरीके से जो है वो खत्म करने के लिए कहा। वो चारों आइडल्स कौन से हैं वो मैं आपको यहां जब ये वर्क पढ़ाऊंगा तो वहां कंप्लीट इसके बारे में जानकारी दूंगा कि इसमें एक ट्राइब है, कास्ट है, वो किस तरीके से मार्केट प्लेस को, कास्ट को, ट्राइब को जो है वो टारगेट करते हैं और उनको कहते हैं कि भाई तुमने ये फॉल्स नोशंस बना लिए हैं, अवधारणाएं बना ली है ना, तुम बाइस्ड हो चुके हो, तुम खुद के ही विचारों से भगवान बने बैठे हो। इस तरीके की कुछ बातें जो है वो फिलोसॉफिकली इन्होंने कही है, और ये इनका एक बहुत ही बेहतरीन और फिलोसॉफिकल वर्क है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन और आपका फिलोसॉफिकल वर्क है किसका? फ्रांसिस बैकन का। फेमस एसेस जो कलेक्शन है उनको या तो एसेस के नाम से कहा गया है ना, या तो एसेस के नाम से कहा गया है, या ये भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि इनके एसेस को क्या कहते हैं। इनके एसेस को काउंसिल्स सिविल एंड मॉरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काउंसिल्स सिविल एंड मॉरल के नाम से भी इनके एसेस को जाना जाता है। तो ये नाम भी ध्यान रखना। इनका ये एक फिलोसॉफिकल वर्क आपका नोवन आर्ग्यूमेंट जो अपन बाद में पढ़ेंगे पूरा, इसको अपन शुरुआती स्टडी इन्होंने कैम्ब्रिज जो है वो ट्रिनिटी कॉलेज से, उसके बाद कैम्ब्रिज, उसके बाद जो है वो ग्रेस इन में इन्होंने लॉ किया, डिससेटिस्फिकेशन था, और बाद में जो है वो इन्होंने न्यू डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया कि कुछ नई चीजें लाई जाए, और वहीं से निकल कर आया था इंडक्टिव मेथड। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, है ना। हर चीज को मैं लिखता हुआ भी चल रहा हूं साथ साथ में। अब पहले हम फ्रांसिस बेकन को एज एन एसेस्ट देखेंगे, फिर हम फ्रांसिस बेकन को एज अ फिलोसोफर देखेंगे। दोनों ही बातें इनके बारे में जो है वो करेंगे। देखो, एज एन एसेस्ट अगर मैं बात करूं कि सर फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है तो कुछ तो होगा। अच्छा, फ्रांसिस बेकन इज कंसिडर्ड द पायनियर ऑफ इंग्लिश एसे राइटिंग। अगर इंग्लिश एसे राइटिंग की शुरुआत मैं कहूं, या मैं कहूं कि भाई शुरुआत में उसको सम्मान दिलाने वाले, या शुरुआत से ही उसको जो है वो पहचान दिलाने वाले, जो पायनियर का काम जिन्होंने किया है, अग्रज का काम जिन्होंने किया है, वो है आपके फ्रांसिस बेकन, और इसीलिए इन्हें फादर कहा जाता है। ठीक है, पिता से शुरुआत हुई है। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब इन्होंने जो एसेज लिखे हैं, जितने भी एसेज इन्होंने लिखे हैं, उनकी कुछ खास विशेषताएं हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वो क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, इनकी लिखने की शैली आपको सब में सेम मिलेगी। इनकी लिखने की शैली आपको सब में सेम मिलेगी। मेजर बातचीत किसकी की गई है कि बहुत लंबा, सबसे पहले लिखा है इन्होंने अफोरिस्टिक स्टाइल। पूछा जा सकता है, एग्जाम ओरिएंटेड है 101%। व्हाट स्टाइल डिड यू फ्रांसिस बेकन यूज इन हिज एसेज, कि फ्रांसिस बेकन ने अपने एसेज में कौन सी स्टाइल को जो है वो यूज किया है। तो अपोरिस्टिक स्टाइल क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फिर से कह रहा हूं। द एसेज आर फुल ऑफ शॉर्ट मेमोरेबल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले इसको बनाया है अपोरिस्टिक। अपोरिस्टिक कहने का मतलब है कि बहुत कंसाइज वे में, मतलब एक तरीके से सूत्रात्मक जो होता है ना, कि भाई सूत्रों के जैसा। जैसे अपन मान लो कि कोई भी सूत्र बनाया अपन ने, ठीक है भाई, कोई भी जो है वो हमने कोई ट्रिक बना रखी है, कोई सूत्र है, उस तरीके की चीजें। तो बहुत शॉर्ट और मेमोरेबल स्टेटमेंट्स बनाए, लंबा नहीं लिखा है। ऐसा नहीं है कि साहब कोई एक्ट में लिखा है क्या इन्होंने, या ऐसा कुछ है क्या, ऐसे लिखे हैं।
अब ऐसे कैसे लिखे, मतलब एसेस को किस तरीके से लिखा गया है कि साहब शॉर्ट लिखा गया है, बिल्कुल जो है वो छोटे छोटे प्रारूप में, और मेमोरेबल स्टेटमेंट्स, बिल्कुल यादगार जो है वो एक तरीके से स्टेटमेंट दिए। जैसे इनका एक बहुत फेमस वर्क है ऑफ स्टडीज, ठीक है, उसका एक फेमस कोटेशन है, फेमस वर्क का एक फेमस कोटेशन है, रीडिंग मेकeth अ फुल मैन, कि पढ़ना जो है वो, इसमें तीन अलग अलग जो है वो बातचीत की गई है, जो अपन आगे पढ़ेंगे, कि रीडिंग जो है वो व्यक्ति को क्या बनाती है, फुल मैन बनाती है ना, राइटिंग क्या बनाती है, और ये सारी बातें जो है वो अपन आगे देखेंगे, रीडिंग मेकeth अ फुल मैन। तो बात बहुत छोटी सी कही है, शॉर्ट है, मेमोरेबल स्टेटमेंट दिया है, एपोरिस्टिक स्टाइल यूज की है, लंबा चौड़ा नहीं लिखा है, छोटे छोटे स्टेटमेंट्स में, कि एक तरीके से अपना जो है वो ऐसे कंप्लीट किया, कंसाइज है, अपना ऐसे बहुत लंबा नहीं किया, ऐसा नहीं कि साहब 20 पेज में, 30 पेज में, 40 पेज में, 50 पेज में ऐसे आ रहा है। बाकी आप अगर बहुत सारे राइटर्स को देखोगे तो उनके वर्क आपको बहुत लंबे चौड़े दिखाई देंगे, लेकिन बहुत ही कंसाइज्ड वे में अपनी बातचीत कही। बैकन एक्सप्रेस डीप आइडियाज इन वेरी फ्यू वर्ड्स। गागर में सागर भरना, अगर किसी से कहावत अगर सिद्ध करनी हो तो आप फ्रांसिस बैकन को पढ़ो। अकेला ऑफ स्टडीज बहुत छोटा है, मैक्सिमम मेरे ख्याल से जो है वो 20-25 लाइन का होगा, लेकिन उसको अगर आप एक एक लाइन को फुल मीनिंग के साथ में पढ़ने बैठोगे तो आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा एक को पढ़ने में लग जाएगा, पूरा समझने। कारण हर एक वर्ड में अलग बहुत डीप लेवल की जो है वो बातचीत कही गई है। तो इनकी स्टाइल बहुत ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि मैंने बहुत बार जब भी मैं लिटरेचर पढ़ाता हूं आपको हमेशा कहता हूं कि स्टाइल अगर किसी व्यक्ति की है तो वो बार बार चेंज नहीं होगी, मैक्सिमम वर्क में वो कॉमन होती है। तो इनकी स्टाइल कैसी है कि सर ये अपोस्टिक स्टाइल में लिखते हैं, बहुत शॉर्ट और मेमोरेबल स्टेटमेंट्स देते हैं, कंसाइज करते हैं, बहुत लंबा नहीं लिखते, कंसाइज वे में बहुत कम शब्दों में जो है वो बहुत सारी चीजें डीप आइडियाज के साथ में प्रोवाइड करवाते हैं। प्रैक्टिकल विजडम है, इसलिए मैंने एक पहले वर्ड यूज किया था प्रैक्टिकलिटी, है ना, प्रैक्टिकल विजडम है। और दूसरा इंडक्टिव मेथड भी यही कहता है कि साहब प्रैक्टिकल विजडम है, किसी चीज को फॉलो नहीं किया है, एक्सपेरिमेंट्स के बाद में इनको जो है वो चीज दिखाई पड़ी, तो इनके जो एसेज है प्रोवाइड वर्ल्डली विजडम एंड प्रैक्टिकल एडवाइस। की कैसा है कि सर जो वर्ल्डली विजडम है और प्रैक्टिकल एडवाइस प्रोवाइड करवाते हैं, इनके जितने भी ऐसे हैं वो आपको प्रैक्टिकल एडवाइस देंगे। ऐसा नहीं कि भाई सुनी सुनाई बात पे कोई बिलीव नहीं है, ये मानते ही नहीं थे। इन्होंने कहा था कि भैया सुपरस्टिशंस को मानना या एक तरीके से ब्लाइंड फेथ करना, दैट इज कंप्लीटली अनऑथेंटिक, करना ही नहीं है। हम जो कर सकते हैं या हमें जो करना है वो है नॉलेज को बढ़ाना। नॉलेज पावर है, नॉलेज इज पावर, और नॉलेज इटसेल्फ इज पावर, दोनों बातें। मॉरल एंड फिलोसॉफिकल टोन, इनकी जो टोन है, मतलब फिर मैं समराइज कर दूंगा इन सब बातों को, इनकी जो टोन है वो कैसी है, मॉरल है और फिलोसॉफिकल है। मतलब आपको दर्शन यानी दार्शनिकता और मॉरलिटी दोनों चीजें जो है वो इनके वर्क्स में देखने को मिलेगी। इज राइटिंग्स डिस्कस मॉरलिटी, ट्रूथ, एम्बिशन, स्टडीज, फ्रेंडशिप एंड ह्यूमन बिहेवियर। फॉर्मल एंड पॉलिश्ड लैंग्वेज है। लैंग्वेज कैसी है, फॉर्मल है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अटपटी लैंग्वेज लिखी है। फॉर्मल लैंग्वेज, प्रोफेशनल लैंग्वेज को जो है वो ज्यादा यूज किया है। प्रोज स्टाइल जो है वो बैलेंस्ड है, रिफाइंड और इंटेलेक्चुअल है, यानी आपको कहीं ना कहीं जो है वो उससे इनकी जो टोन है वो एडुकेटिव टोन है। कैसी टोन है, एडुकेटिव टोन है, मतलब एक तरीके से समझाने की दृष्टि से, सिखाने की दृष्टि से जो है वो ज्यादा लिखा है। तो भाई का लिखने का तरीका क्या है, फ्रांसिस बैकन जो है वो किस तरीके से लिखते हैं कि सर अपोरिस्टिक स्टाइल है ना, आपका जो है वो अपोरिस्टिक स्टाइल है, कंसाइज स्टाइल है, कंसाइज लिखते हैं, छोटा लिखते हैं, प्रैक्टिकली जो है वो चीजों पे इनकी बातचीत दिखाई पड़ती है। इनके जितने भी वर्क हैं या तो वो मॉरली या वो फिलोसॉफिकली हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए है, जो है वो एजुकेशन यानी शिक्षा देने के लिए है। और वहीं पर इनकी जो लैंग्वेज है वो फॉर्मल और पॉलिश्ड लैंग्वेज है। भले ही शब्द कम लिखते हैं, डीप लिखते हैं, लेकिन बहुत सीधा और स्पष्ट जो है वो लिखने का प्रयास हुआ है। फॉर्मल और पॉलिश्ड लैंग्वेज को जो है वो यूज किया गया है, किसके द्वारा, फ्रांसिस बैकन के द्वारा। आ जाओ भाई, ये सारी चीजें 100% याद रखना, क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं कि एसीएस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड, मतलब जनरली जो है वो मैं कुछ एग्जाम्स के बारे में बात करूं तो उसमें फ्रांसिस बैकन का ऑफ स्टडीज जो अभी तो नहीं है, मतलब पहले जो दिया हुआ था सिलेबस में, उसमें ऐसा था कि सीधा सीधा पूछ लेता था, सीधा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जहां जहां दिया हुआ है वो सीधा उसमें से 5-6 क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज जैसा वहां लिखा हुआ है लाइन टू लाइन पूछ लेता है। क्यों? क्योंकि पूछने लायक है, आप देखोगे इनके वर्क पढ़ोगे तो आपको लगेगा। तो बार बार वही कह रहा हूं, कंसाइज है, मॉरल है, फिलोसॉफिकल है, फॉर्मल और पॉलिश्ड लैंग्वेज है, कंसाइज वे में लिखा है, प्रैक्टिकल जो है वो विजडम के साथ में लिखा है, और साथ साथ में जो है वो शॉर्ट और आपका पावरफुल स्टेटमेंट्स के थ्रू जो है वो समझाने का प्रयास किया है।
मेजर थीम्स, थीम्स का मतलब कि भाई जो जो मुद्दों पे इन्होंने लिखा है वो सारी ही इनके वर्क में थीम आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये सत्य है, स्टडीज है, फ्रेंडशिप है, एम्बिशन, रिवेंज, मैरिज, ह्यूमन नेचर, पावर एंड पॉलिटिक्स, विजडम एंड नॉलेज, सब पे लिखते हुए आपको दिखाई पड़ते हैं। यानी एक व्यक्ति की जो मूल आवश्यकताएं हैं, एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई लगभग चीजों पे इन्होंने जो है वो प्रयास किया है। भाई हम अपने जीवन में सत्य को कैसे यूज कर सकते हैं, पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है, दोस्ती करने का सही तरीका क्या है, कौन से दोस्त अच्छे होते हैं, है ना। एम्बिशन, हमारी महत्वाकांक्षाएं कैसी होनी चाहिए, कहीं हम ऐसी महत्वाकांक्षा तो नहीं रख रहे हैं कि भाई अपने ही लोगों को नुकसान हो रहा है और हम उसको पूरा करने पे तुले हुए हैं। बदला क्या है, क्या रिवेंज लेना ठीक है क्या, या फिर मैरिज कैसी होनी चाहिए, मैरिड लाइफ अच्छी है कि सिंगल लाइफ अच्छी है, ह्यूमन का नेचर कैसा होना चाहिए, पावर और पॉलिटिक्स क्या है, विजडम और नॉलेज क्या है, ऐसी बेसिक चीजें जो एक ह्यूमन से रिलेटेबल है, उन पे इन्होंने बात की है। स्टाइल और टेक्निक, बार बार जो है वो ये क्वेश्चन आपको रिपीटेशन में दिखाई पड़ेगा। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। स्टाइल अगर पूछ ले तो कहना कि आपका एपोरिस्टिक स्टाइल है, शॉर्ट और वाइज स्टेटमेंट इन्होंने यूज किए हैं। इनके जो एसे हैं वो कैसे दिखाई पड़ते हैं, आपको कंसाइज दिखाई पड़ते हैं, कॉम्पैक्ट दिखाई पड़ते हैं और थॉट प्रोवोकिंग दिखाई पड़ते हैं। यानी बहुत कंसाइज वे में इन्होंने बेहतरीन फिलोसफिकल और मॉरल जो है वो पावर के साथ में उसको लिखा है। मैक्सिमम इन्होंने जो लिखा है उसमें क्या यूज किया है, जैसे कोटेशंस बहुत ज्यादा यूज है। अगर कोटेशंस की बात करेंगे तो आपको जगह जगह पूरे एसे में कई सारे कोटेशंस आपको दिखाई पड़ेंगे। एनालॉजीज जो है वो यूज की हुई है और क्लासिकल रेफरेंस दिए हुए हैं, चाहे वो बाइबल के हों, चाहे वो जो है वो ईसा मसीह से रिलेटेड हो। ऐसे कुछ क्लासिकल रेफरेंसेस भी इन्होंने अपने अलग अलग वर्क में यूज किए हैं। लैंग्वेज बिल्कुल फॉर्मल है, सीधी सादी लैंग्वेज है, पॉलिश्ड लैंग्वेज है, फॉर्मल, पॉलिश्ड और इंटेलेक्चुअल जो है वो लैंग्वेज है। यानी थोड़ा सा जो है वो बुद्धि का प्रयोग करके हम इसे समझ पाएंगे। डन। तो ये तो बेसिक बेसिक बातें हैं जो हम पहले पढ़ रहे हैं इनके बारे में। मेजर वर्क्स, बहुत सारे वर्क इन्होंने लिखे, उनमें से इंपॉर्टेंट वर्क की बात कर रहा हूं। वैसे तो ये कहना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा जो है वो एक तरीके से आयरनी है। और लेकिन अपन ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे, जैसे मान लो कि इनके 57 टू 58 जितने भी वर्क दिए हुए हैं वो सारे पढ़ने से ज्यादा बेहतर है कि अभी फिलहाल अपन उन वर्क्स पे बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जब जब अलग अलग एग्जामिनेशंस के सिलेबस निकल कर आते हैं तो उनमें इस तरीके के एसेज आपको दिखाई पड़ते हैं। तो आ जाओ फटाफट से। एक इनके देखो एसीज के नाम से इनका 1597 का जो है वो एक एडिशन है और बाद में इसको एक्सपेंड किया गया था, बाद में जो है वो बढ़ा दिया गया था। इसमें ऑफ स्टडीज, ऑफ ट्रुथ, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, ऑफ फ्रेंडशिप और ऑफ रिवेंज, ये तो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं सबके सब। इसके अलावा एज अ फिलोसोफर भी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वर्क लिखे, जिनमें से पहला द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग है 1605, यानी सीखने के फायदे बता रहे हैं। दूसरा है नवम आर्ग्यूमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन पूरा पढ़ेंगे कि इसमें मेजर मेजर बातचीत सारी करेंगे अपन। और न्यू एटलांटिस जो 1627 का है वो पॉस्थमसली पब्लिश हुआ है, इनकी मृत्यु के बाद में पब्लिश हुआ है। 1626 में जो है वो इनकी डेथ हो गई थी। 1626 में फ्रांसिस बेकन की जो है वो मृत्यु हो गई थी। पोस्टमसली इसको जो है वो पब्लिश किया गया। अगर इनके एसेज का जो उन्होंने एसेज लिखे हैं उसमें अगर मैं स्पेसिफिक जो बात करूं कि सर स्पेशल फीचर्स उन्होंने क्या क्या डाले हैं, पहली बात, इनके एसेज को एसेज कह सकते हैं, या दूसरा वर्ड इनके लिए जो यूज किया जाता है वो है काउंसिल सिविल एंड मॉरल, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। डिडक्टिक नेचर है, यानी एजुकेशन, एजुकेशनल जो है वो आपकी टोन है, डिडक्टिव आपका नेचर है, एजुकेशनल टोन है। टीचेस प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स, आपको प्रैक्टिकल, है ना, लोग तो आपको मतलब एक तरीके से वो बातें कहते हैं जो सुनी हुई हो, ये सब कुछ आपको प्रैक्टिकल बताएंगे कि देख भाई तेरे को ये करना है, रिवेंज देख तेरे को ये करना है, फ्रेंडशिप देख तेरे को इनसे फ्रेंडशिप रखनी है, ऐसे लोग फ्रेंडशिप के लिए फायदेमंद हैं। और प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, बाकी तेरी मर्जी। होता ना, जैसे मान लो कि कोई भी तंबाकू जो होती है या जो ऐसे मतलब पेय पदार्थ वगैरह हैं जो भी मतलब इलीगल है, इलीगल तो नहीं कहूंगा, मतलब जो हमें नहीं पीने चाहिए, हैजर्डियस फॉर हेल्थ है, उनके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ आता है कि भैया ये जो है वो तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आदमी पढ़ता है बढ़िया बड़ा बड़ा अक्षरों में, उसके बाद गटक जाता है। ठीक है, तो वो वाली चीज की है, बताया इन्होंने सब कुछ है। फिर व्यक्ति अगर यूज करता है, उसको फॉलो करता है या नहीं करता, डिपेंड्स ऑन यू। इन्होंने सब कुछ प्रैक्टिकली कहा है, ऑब्जर्वेटिव और एक्सपेरिमेंटल बेस्ड जो है वो बातें की है कि साहब ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बाद कहा है मैंने।
अच्छा, इनके जितने भी एसेज हैं उनमें आपको दिखाई पड़ेगा एक तो फिलोसफी, है ना, थोड़ा दर्शन तो जो है वो बार बार आपको ऐसा लगेगा कि यार कितना दार्शनिक आदमी है, कितना फिलोसफिकल आदमी है, क्या क्या सोच विचार है, कैसी जो है वो धारणाएं हैं, उदाहरणाएं हैं। ऑब्जर्वेशन इन्होंने किए हैं, एक्सपीरियंस है, और लेस इमोशनल मोर रेशनल, बहुत तगड़ा वर्ड है। देखो इमोशनल नहीं है ये भाई, है ना, ऐसा नहीं है कि भाई भावनाओं में बह के कुछ लिख दिया, भावनाओं में कहीं नहीं बहे हैं। सब कुछ जो है वो आपका फिलोसफी और साथ साथ में जो है मॉरली ये वर्क आपको दिखाई पड़ेंगे। तो फिलोसफिकल है, मॉरल है, इसमें ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस है, इमोशनल ना हो के ये आपको रेशनल ज्यादा दिखाई पड़ेंगे। इनके सारे के सारे वर्क मतलब एक तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ लेशंस को सिखाने के लिए आप पढ़ रहे हैं। अगर लिटरेरी और फिलोसफिकल पोजीशन की इनकी बात करें कि सर इनके इन्हें फिलोसफिकल सॉरी जो है वो फिलोसफी के लिए क्यों जाना जाता है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं इनके बारे में कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है साइंटिफिक मेथड बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेस पे एक साइंटिफिक मेथड दिया, इसलिए इनको साइंटिस्ट भी कहा गया। और वो आपका क्या था, सबको पता है, जो है वो इंडक्टिव मेथड था। वो कौन सा था आपका, इंडक्टिव मेथड था। अच्छा, इसमें एक मेजर जो बातचीत आपको दिखाई पड़ेगी कि ये जो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आप एक्सपेरिमेंटल बात करो, आप ऑब्जर्वेटिव बात करो, तो इसका मतलब कि सर ये क्या ब्लाइंड जो है वो सुपरस्टिशंस को मानते होंगे? नहीं, ये स्ट्रांगली जो है वो अपोज किया। इन्होंने कहा कि भैया तुम ये जो अंधा मतलब जो है वो भक्ति में पड़ जाते हो, लीन हो जाते हो, सुपरस्टिशंस अवधारणाओं को मानना शुरू कर देते हो, ये सब गलत है। यानी तुम्हें कोई कुछ भी कह रहा है कि हाथी के 6 दांत होते हैं तो आपने मान लिया कि हाँ सब होते हैं साहब, उन्होंने कहा था साहब, वो बाबा जी कह रहे थे, अरे भगवान, तो फिर वो खत्म है मामला। इन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल तुम खुद जाके देखो यार, हाथी के 6 दांत होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर पता चले कि होते हैं तो मान लेना, नहीं हो तो मत मानना। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट सब कुछ करके देखो तब मानो। और मिडाइवल जो स्कोलेस्टिसिज्म है उसको इन्होंने अपोज किया था ना। ये मैं आपको फिर बता दूं कि ये वही डिससेटिस्फिकेशन वाला मामला है कि भाई जो मिडिल इंग्लिश पीरियड में जो पढ़ाने का तरीका था, जो स्कॉलर मतलब एक तरीके से जो स्कॉलरिज्म चलता था, उसको इन्होंने फॉलो नहीं किया। इन्होंने कहा कि ये बहुत ओल्ड हो चुका है, पुराना हो चुका है, और मैं नए एक्सपेरिमेंट्स क्यों, क्योंकि वो सब कुछ माना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि बस वो उन्होंने सुना है, हमें बता दिया, जैसे आपके साथ नहीं होता कि आपके दादाजी ने आपको बताया होगा, आपके दादाजी ने आपके दादा के दादा ने आपके दादा को, फिर उन्होंने आपके पिता को, आपके पिता ने आपको बताया होगा कि ऐसे ऐसे करके जो है वो गांव में इस वाले कॉर्नर में जो है वो एक भूत लगभग जो है वो फुल टाइम ड्यूटी उसकी वही है। और ऐसे कोई भी मतलब एक तरीके से सुपरस्टिशंस अवधारणाएं हम लोग मान के चलते हैं, और फिर हमारे पास कोई उसका मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं है, किसी तरीके का जो है वो हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, उन्होंने बताया हमने मान लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है, उनको किसी और ने कहा था, क्वेश्चन मार्क हमने किसी ने नहीं लगा। तो जनरली इन्होंने जो ब्लाइंड सुपरस्टिशंस है या फिर आपका मिडाइवल जो स्कोलेस्टिसिज्म है उसको एक तरीके से स्ट्रांगली अपोज किया कि भैया तुम तो भाग जाओ यहां से, है ना, मैं कुछ नया लेकर आऊंगा। और नया क्या था कि मैं ऑब्जर्व करूंगा चीजों को, एक्सपेरिमेंट करूंगा और प्रैक्टिकली जो है वो लोगों को बताऊंगा कि देखो समस्या क्या है। और उसको इन्होंने इंडक्टिव मेथड का नाम दिया। इनका मानना था नॉलेज इज पावर, जैसा कि आपने शुरुआत में ही मेरे कोटेशन में देखा था, नॉलेज इज पावर या नॉलेज इटसेल्फ इज पावर। जब वर्ब से पहले आपका अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है तो वो बात पर थोड़ा सा जोर देने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। नॉलेज, जैसे आई डू माई सेल्फ वर्क, कि भाई, या आई माई सेल्फ डू वर्क, है ना, इस तरीके की जब बातें हम लोग करते हैं तो जनरली हम ये कहते हैं कि साहब थोड़ा बातचीत पर जोर देकर कह रहे हैं कि नॉलेज ही शक्ति है, ज्ञान ही शक्ति है। भैया ज्ञान अगर नहीं है तो शक्ति नहीं है, तुम फालतू की जो है वो इसी तरीके से चीजें चला रहे हो। तो सबसे पहले एज एन फिलोसोफर इनको कहना बहुत बेहतर चीज होगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये सारी चीजें जो है वो दिखाई कि साहब नॉलेज पावर है। फ्रांसिस बेकन को एज अ फिलोसोफर हम इसलिए भी कहते हैं, फ्रांसिस बेकन वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक थॉट्स। क्यों? क्योंकि ऐसे जो मॉडर्न साइंटिफिक थॉट्स हैं, कौन से, इंडक्टिव मेथड जैसे, वो देने का काम फिलोसोफर लोग ही करते हैं, यानी जैसा कि इन्होंने किया, फ्रांसिस बेकन ने किया। ठीक है, इंडक्टिव मेथड इन्होंने दिया, मतलब पहले हम एग्जांपल्स के आधार पे रूल्स तय करेंगे। बेकन रिजेक्टेड ओल्ड मेथड्स बेस्ड ओनली ऑन लॉजिक एंड ट्रेडिशन। फ्रांसिस बेकन ने उन सारे जो है वो मेथड्स को रिजेक्ट कर दिया जो सिर्फ लॉजिक या ट्रेडिशन पे, परंपराओं पे बने हुए थे। ही प्रमोटेड लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, साइंटिफिक रीजनिंग। ठीक है, और इसी तरीके से उन्होंने अपना एक दिस बिकेम फेमस एज द इंडक्टिव
मेथड, ये जो मेथड है वो फेमस इंडक्टिव मेथड के नाम से निकल कर आया। ये बातचीत मैं आपको 2 बार पहले भी बता चुका हूं, इसलिए इस पर ज्यादा बात करना अब फायदे में नहीं है। अब इनके सबसे पहले तो जो मेजर इनका एक फिलोसॉफिकल वर्क है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है नोवम ऑर्गेनम। नोवम ऑर्गेनम की अगर बात करें 1620 का ये वर्क है। एक तो ये याद रखना, पूछा जा सकता है सीधा सीधा कि नोवम ऑर्गेनम जो है वो किसने लिखा? फ्रांसिस बेकन ने लिखा। ये एक फिलोसॉफिकल वर्क है 1620 का, जिसका मीनिंग होता है, ये एक लैटिन फ्रेज है। लैटिन फ्रेज है, न्यू इंस्ट्रूमेंट और न्यू टूल, यानी कुछ नया। अच्छा, बेकन्स मोस्ट फेमस फिलोसॉफिकल वर्क है। अगर पूछे आपसे, ऐसे नहीं है, मोस्ट फेमस अगर फिलोसॉफिकल वर्क पूछे तो वो कौन सा है? वो है आपका नोवम नोवम ऑर्गेनम। इट अटैक्ड ओल्ड स्कॉलस्टिक फिलोसफी। अच्छा, किस पर ये अटैक था? सीधा सीधा अटैक था जो पुराना मिडाइवल, जो मिडिल इंग्लिश पीरियड के समय पर जो पुराना स्कॉलस्टिक फिलोसफी चलती थी, सिखाने का तरीका था, उसके ऊपर सीधा सीधा अटैक था। इट प्रमोटेड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, और इन्होंने क्या प्रमोट किया? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंट्स को प्रमोट किया कि भैया ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर जो आएगा उसको मानेंगे, है ना। तुम्हारा कहावा नहीं मानेंगे कि तुमने कुछ कह दिया और मान ले। उसको अपोज करते हुए इन्होंने इस मेथड को दिया, या जो इंडक्टिव मेथड दिया। और वही जो वर्क है, मतलब एक तरीके से इन्होंने जो लिखा उसको कटाक्ष करते हुए, अटैक करते हुए, स्कॉलस्टिक जो है वो मिडाइवल स्कॉलस्टिक फिलोसफी को जो है वो एक तरीके से अटैक करते हुए उस पर लिखा, उस वर्क का नाम है नोवम ऑर्गेनम। अच्छा, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स। और इन्हें फिलोसोफर के तौर पे अपन क्यों जानते हैं? क्योंकि सर ये मॉडर्न जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनके क्या रहे हुए? फाउंडर भी रहे हुए हैं। मॉडर्न जो साइंटिफिक मेथड्स हैं आज जो चल रहे हैं उसके फाउंडर भी रहे हुए हैं। इसलिए यहां से जो है वो चीज निकल कर आई कि साहब उस पर इन्होंने पुराने मुद्दे पर तो अटैक किया, नए ऑब्जर्वेशंस के आधार पे मेथड बनाए, मेथड बना, उसका नाम इंडक्टिव पड़ा। और वो जो लिखा, वो जो वर्क था कि न्यू इंस्ट्रूमेंट या न्यू टूल के नाम से जो नोवम ऑर्गेनम नाम का वर्क था 1620 का, वो लिखा फ्रांसिस बेकन ने। डन है? कोई डाउट हो पूछना जरूर। आइडल्स थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आइडल्स थ्योरी यानी इसमें 4 प्रकार के जो है वो आइडल्स के बारे में बात की। अब ये आइडल्स क्या है ना? इन नोवम ऑर्गेनम बेकन डिस्कस्ड 4 आइडल्स, false notions। false notions मतलब गलत अवधारणाएं। गलत अवधारणाओं का मतलब क्या हुआ कि हमने कुछ ऐसी अवधारणाएं तैयार कर ली, यानी हमने कुछ ऐसी जो है वो एक तरीके से चीजें याद कर ली या चीजों को फॉलो कर लिया जो गलत थी। हमने उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया और शुरुआत कर दी। जैसे सबसे पहले 4 जो है वो नोशंस कौन कौन से हैं? पहला है ट्राइब, आइडल्स ऑफ द ट्राइब, आइडल्स ऑफ द केव, आइडल्स ऑफ द मार्केट प्लेस और आइडल्स ऑफ द थिएटर। चारों के नाम याद रखना, पूछा जा सकता है, ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कि भैया कौन सा किससे रिलेटेड है। सबसे पहले ट्राइब। ट्राइब वैसे तो जो है वो हम कहते हैं, जाति को भी कहते हैं, ठीक है, आपका जो है वो जाति। अब जाति का मतलब यहां ऐसा नहीं है। देखो, आइडल्स ऑफ द ट्राइब यानी हम अपने कुछ जातिगत या हम अपने कुछ जो है वो परंपरागत मामलों को मानते हैं। हमारा खुद का जो है वो जातिगत कुछ विचार होते हैं, हमारे खुद के कुछ जातिगत विचार हैं, मतलब किसके आधार पे? जो हमने अपने पूर्वजों से लिया है, ह्यूमन नेचर में होते हैं, और वहीं से जो है वो गलतियां होती है। चारों को ध्यान से सुनना, फिर समझ जाओगे। एक हमने कहा आइडल्स ऑफ द ट्राइब की आप जो है वो जातिगत जो है वो चीजों को फॉलो कर रहे हो जो गलत है, ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, कुल मिला के ये कह रहे हैं। अच्छा, आइडल्स ऑफ द केव, गुफा को जो है वो, मतलब गुफा, केव जो है वो अपन ने एक वर्ड यूज किया है, केव का मतलब गुफा वैसे वाली गुफा नहीं है वो जो आप समझ रहे हो, यहां थोड़ा सा सिंबॉलिकली इसको यूज किया हुआ है। गुफा किसको कहा है? अपने मन का, आपके अंदर की जो विचार है उसको कहा है गुफा। तो आपने अपने खुद के जो है वो मन के विचारों के आधार पे पर्सनल बायस, है ना, पर्सनली आप बायस्ड हो रखे हो। आपको जो अच्छा लगता है अच्छा है, आपको जो बुरा लगता है बुरा है, आपका मानना मानना है। वो एक बड़ा फेमस जो है वो सोशल मीडिया पे कुछ टाइम पहले, मतलब हो गए शायद मेरे ख्याल से 2-4 साल पहले, एक वो चला था ना कि आ, साडा कुत्ता कुत्ता और तुम थोड़ा कुत्ता टॉमी, बस इस तरीके की बातचीत है। तो मेजर बातचीत क्या है कि मैं जो मानता हूं वो सही है,
उन्होंने केव यानी अपने अंदर के विचारों को, गुफा में जो आपने खुद के अंदर जो विचार बैठा रखे हैं, उनके अपोज करने की बात कही कि तुम इनके मूर्ति जो है वो पूजक हो, इनको आइडल मानकर बैठे हुए हो, कि एक तो तुम्हारी जातिगत जो है वो समस्याएं तुम्हारी नहीं सोल्व हो रही, तुम्हें किसी ने कुछ बताया, उसने कुछ बताया, उसने कुछ बताया, और तुमने शुरुआत कर दिया। ठीक है, तुमने मानने की शुरुआत कर दी कि साहब ये तो हमारी परंपरा है, हमारा कल्चर है, हमारा ये है। तुमने क्वेश्चन नहीं किया, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, एक तरीके से बस आइडियोलॉजी को फॉलो करते गए। इसलिए उन्होंने कहा ट्राइब के प्रति जो है वो एक तरीके से आइडल माना उन्होंने। दूसरा उन्होंने कहा केव, यानी खुद के जो है वो पर्सनल बायस्ड जो विचार होते हैं कि भाई मेरे अकॉर्डिंग ये सही है, अब तुम्हारा थोड़ी मानूंगा मैं, अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन, मैं नहीं कह रहा हूं। अब हम भी क्या करते हैं, देखो सोच के देखो, हम भी तो यही करते हैं कि हमने अपने आप को कहां जकड़ रखा है, हमने एक तो अपने कुछ मान्यताओं पर जकड़ रखा है कि साहब ऐसी मान्यता है। दूसरा हमने पर्सनल बायस पे मान रखा है कि मतलब बड़ा एक मजेदार सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि चाय के एक कप में अगर मक्खी गिर जाती है तो व्यक्ति उस मक्खी की बजाय जो है वो चाय को निकालकर फेंक देता है कि अरे, जैसे ही वो मक्खी देखेगा, ले जाओ इसको, मक्खी गिर गई इसमें, दूसरी लेके आओ, डन। वही जो है वो मक्खी अगर 2 किलो 3 किलो 1 किलो घी में गिर जाए तो क्या घी फेंकते हुए किसी को देखा है कि अरे मक्खी गिर गई, ले जाओ इसको, फेंको इसको। तो हमने ओपिनियन कैसे बनाया, अपने हिसाब से, जहां हमारा फायदा वहां हमारा पर्सनल जो है वो बायस्ड ओपिनियन है, और जहां हमारा नुकसान वहां हम अपने हिसाब से जो है वो ओपिनियन दे रहे हैं। अगर बात जो है वो खुद के ऊपर आएगी तो हमारे विचार कुछ और होंगे, बात दूसरों पर आएगी तो हमारे विचार कुछ ही और होंगे। अगर बहू जो है वो दूसरे की घर की बेटी है तो उसके साथ जो है वो व्यवहार हमारा कुछ और है, और अपने घर की बेटी है वो तो साहब रानी बनकर रहनी चाहिए। देखो वो सास ससुर की सेवा नहीं करेगी, वो खाना नहीं पकाएगी, वो कुछ नहीं करेगी, उसको सुबह से शाम तक तुम एसी लगा के दो। और हमारे यहां चाहे हम सुबह से शाम तक बर्तन मजवाएं, तुम कहने वाले कौन होते हो, वो हमारे घर की बहू है। इस प्रकार का जो हमने एक सिनेरियो तैयार कर रखा है, जो बायस सिस्टम तैयार कर रखा है, वो उसके बिल्कुल खिलाफ थे कि यार तुम प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे हो, जो गलत है वो गलत है, चाहे तुम्हारा हो या उसका हो, गलत तो गलत है। तो एक तो ट्राइब को मानने वाला, चारों नाम याद रखना, ट्राइब, केव, मार्केट प्लेस और थिएटर। फिर इन्होंने कहा मार्केट प्लेस, कि सर बाजार के तौर पे इन्होंने किसको दर्शाया कि बाजार मतलब हम जब बाजार में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे तो विचारों का आदान प्रदान होगा। एक इन्होंने सेंस दिया मार्केट प्लेस का कि साहब विचारों का आदान प्रदान, और विचार अगर गलत ले लिए तो गलत ही देंगे। अगर मैंने कुछ गलत सुन लिया, गलत समझ लिया, अलग जो है वो गलत शब्दों को चयन कर लिया, तो मैं गलत ही बोलूंगा। अगर मैंने बोलने का तरीका मेरा जो है, जैसे घर पे कई बार मतलब जो है वो छोटे छोटे बच्चे घर पे अब्यूजिव वर्ड का यूज करते हैं, तो वो माहौल वैसा है, हमने गलत वर्ड चूज किए, हम बार बार उनके सामने बोल रहे हैं, तो वो उसी को फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम लैंग्वेज जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट होती है, यानी जैसी हम भाषा जो है वो यूज कर रहे हैं, जैसे विचार हम यूज कर रहे हैं, वैसे ही विचारों को हम बाद में यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं। और वहीं पर आइडल्स ऑफ द थिएटर, थिएटर को भी इन्होंने एक तरीके से जो है वो आइडल कहा। क्यों? क्योंकि हम थिएटर यानी हमें जो दिखाया गया है, हमें जो जैसे मान लो कि आज बॉलीवुड जो दिखा रहा है, हमारे हिसाब से वही रियलिटी है। किसी की इंस्टाग्राम रील देखी और घर पे झगड़ा करना शुरू कर दिया कि देखो पापा उसके जो है वो फादर ने तो उसको आईफोन 17 गिफ्ट किया है। तुम्हें क्या पता कि वो आईफोन 17 जो है वो सिर्फ रील में दिखाई पड़ा होगा, पीछे से उसको जूते भी पड़े होंगे। दोनों ऑप्शंस तुम्हें नहीं पता, तुम्हें दिखाया गया है। रील और रियल में जो है वो हम डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। घरों में झगड़े हो रहे हैं, चीजें बिगड़ रही है, बट हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज तो मतलब सोच के देखो, 1620, आज हम 2026 में हैं, 1620 में फ्रांसिस बेकन ने बोल दी थी, अपने वर्क में कह दिया कि भैया तुम इस तरीके की व्यवहार कर रहे हो। अगर सोच के देखो, जब जब तुम्हें कोई अच्छा व्यक्ति ये कहता ना कि किताबें पढ़ो, वो इसलिए कहता है। क्यों? क्योंकि नॉलेज से पावर जनरेट होता है, नॉलेज से क्लैरिटी आती है, नॉलेज से आपको मतलब सीधा साफ साफ जो है वो रास्ता दिखाई देता है। तो ये चार जो बायस्ड नेचर की जो चीजें हैं, चार जो आइडल्स हैं, उनको इन्होंने एक तरीके से क्या किया, अपोज किया कि भैया कि जो तुमने फॉल्स नोशंस बना रखे हैं ना, कि एक तुम्हें जो भी मतलब जो भी फिलोसफी बता दी तुम बस उसको मान लेते हो, जो भी तुम्हें दिखा दिया, जो भी थिएटर ने यानी जो भी तुम्हें शो कर दिया गया, प्रेजेंस दे दी गई, प्रेजेंट कर दिया गया, वो तुमने मान लिया। तो ना तो तुम जो है वो अपनी जातिगत यानी अपने कल्चर को जो है वो इस तरीके से कि भाई बस ये, एक होता है कल्चर, एक होती है मान्यताएं। तो वो सुपरस्टिशंस है या सुपरस्टिशियस जो है वो नेचर की चीजें हैं या इस तरीके की चीजें, तो उनको छोड़ना चाहिए। ये कहना था फ्रांसिस बेकन का इस वर्क में नवन आर्ग्यूमेंट।
नए टूल, नए इनोवेटिव जो है वो आइडियाज, नए एक्सपेरिमेंट्स, नए जो है वो एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें करने के लिए कहा 1620 के इस वर्क में। ही वाज अ डैम जीनियस मैन, है ना। मतलब इस तरीके की बातें उस टाइम पे आप अगर पढ़ लेते तो क्या हो जाता बताओ। बेकन का पॉलिटिकल करियर भी रहा, मैंने कहा था ये लॉयर भी रहे और साथ में पॉलिटिक्स में भी इनका जो है वो काफी एक सुखद योगदान रहा। ये अटॉर्नी जनरल तक बने, उस जो है वो समय पे अटॉर्नी जनरल बने। ये पूछा गया है किसी एग्जाम में, पहले भी ध्यान रखना, इसलिए मैंने वापस लिखवा दिया है। लेटर बिकेम लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड, और बाद में जो है वो अटॉर्नी जनरल के बाद में इंग्लैंड के लॉर्ड चांसलर भी बने। हेल्ड वन ऑफ द हाईएस्ट पोजीशंस इन इंग्लिश पॉलिटिक्स, और इंग्लिश पॉलिटिक्स में हाईएस्ट पोजीशन तक गए, यानी लॉर्ड चांसलर, पहले अटॉर्नी जनरल और उसके बाद में लॉर्ड चांसलर भी बने। लेकिन बाद में इन पे जो है वो करप्शन के चार्जेस लगे और इनको जो है वो ऑफिस से हटा दिया गया। हाउ एवर ही वॉज लेटर अक्यूज्ड ऑफ करप्शन एंड रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस, है ना, सिर्फ हटाया गया, मतलब चार्जेस लगे, साबित नहीं हुए थे। वो तो हजारों चीजों पे लगते हैं, साबित करना बहुत अलग बात है, लेकिन इनको बाद में जो है वो हटा दिया गया। तो ये अटॉर्नी जनरल रहे, साथ साथ में जो है वो लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड रहे, मतलब हाईएस्ट जो है वो इंग्लिश पॉलिटिक्स की हाईएस्ट पोजीशन तक गए। तो राजनीति में भी और साथ साथ में अटॉर्नी जनरल, तो लॉयर के सेंस में कह रहा हूं। ऑनर्स, सम्मान इनको, ऐसा तो कोई उस टाइम पे कोई विशेष सम्मान नहीं चलता था। कंसिडर्ड पाइनियर ऑफ मॉडर्न साइंस के जो है वो पाइनियर माने जाते हैं, जो मॉडर्न साइंस आई है, मतलब जो रिसर्च से आई है, या इंपेरिकल फिलोसफी, ये थोड़ा सा जो है वो वर्ड एक और, एपोरिस्टिक के अलावा, एपोरिस्टिक के अलावा इंपेरिकल जो है वो वर्ड भी याद रखना, इसको ही सीधा अर्थ होता है वो जो मैं अभी आपको बता रहा था, जो शॉर्ट ट्रिक्स अपन बनाते हैं, मतलब हिंदी में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। एम्पेरिकल फिलोसफी कौन सी है कि सब इन्होंने इस ऐसी फिलोसफी के साथ में समझाने का प्रयास किया जो सूत्र वचन, इसको हिंदी में ऐसा करके कोई वर्ड है कि सूत्रात्मक इन्होंने बना दिया। कैसा बना दिया? एम्पेरिकल फिलोसफी इन्होंने दी सूत्रात्मक, मतलब सूत्र दिए कि भैया ऐसे ऐसे करके ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। इन्फ्लुएंस इनलाइटमेंट थिंकर्स, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आई इनके जो है वो विचारों से, और बाकी जो इनलाइटमेंट आए, जो विचारवादी लोग आए, जो थिंकर्स आए, उनको भी कहीं ना कहीं जो है वो सीखने को मिला फ्रांसिस बेकन से। एंड बहुत सारे आपको फ्रांसिस बेकन के बाद के इतने राइटर मिलेंगे जो जगह जगह आपको ये कहेंगे कि भाई उन्होंने कहां से इन्फ्लुएंस लिया है, फ्रांसिस बेकन से इन्फ्लुएंस लिया है। फाइनल इंसाइट, बेकन डिडंट राइट और टू एंटरटेन, बेकन जो है वो कभी भी एंटरटेन करने के लिए नहीं लिखा। बेकन ने कभी भी एंटरटेन करने के नहीं लिखा, करने के लिए नहीं लिखा। ऐसा नहीं कि चलो आओ आनंद लेते हैं, ऐसे कोई विचार उनके मन में नहीं था। ही रोट टू शार्पन द माइंड, उन्होंने जो लिखा वो अपने दिमाग को, मतलब अपने मतलब लोगों के दिमाग को और शार्प और तेज करने के लिए, विचारों की जो है वो शुद्धता, एक तरीके से पॉलिश जो है वो इंटेलेक्चुअलिटी के साथ में जो है वो विचारों को देने का प्रयास किया। His essays are like intellectual arrows, वो ऐसी थी जैसे कोई इंटेलेक्चुअल एरोज हो, शॉर्ट, प्रिसाइज एंड एम्ड स्टेट एज ह्यूमन बिहेवियर। शॉर्ट थी, प्रिसाइज थी, और साथ साथ में कैसा लक्ष्य था उनका? स्टेट एट ह्यूमन बिहेवियर, जो इंसान के बिहेवियर पे सीधी जो है वो वार करती हो, ऐसी एरोज का उन्होंने यूज। इज इट? ये है फ्रांसिस बेकन। डन। इसके ठीक बाद में हम लोग बातचीत करेंगे फ्रांसिस बेकन के उन इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में। इसमें भी बहुत कुछ हमने पढ़ लिया, ये मान के चलो। तो फ्रांसिस बेकन के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, आज मैं 5 वर्क जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क्स ज्यादातर जिनसे एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछता है उन पे बात करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हाईएस्ट, मतलब अगर वर्क किसी को पढ़ना हो, ऑफ स्टडीज अगर पूरा पढ़ना हो तो भी मिल जाएगा, अपने यूट्यूब चैनल पर जो है वो ये पूरा पढ़ा हुआ है, ऑफ स्टडीज। ऑफ स्टडीज एसे है, लिखा है फ्रांसिस बेकन ने। 1597 की जो एसेज है उसमें ये पब्लिश हुआ है। डिडक्टिक ऐसे है, डिडक्टिक नाम से ही पता चल जाना चाहिए, एजुकेटिव, एजुकेशनल जो है वो उसका टोन है, ठीक है। एजुकेशनल टोन है कि भैया शिक्षाप्रद जो है वो आपको चीजें दिखाई गई है। स्टाइल कैसी है? व्यक्ति है तो स्टाइल भी वैसी ही होगी। एपोरिस्टिक और कंसाइज, मतलब बातें जो है वो शॉर्ट स्टेटमेंट में कही गई है, और कंसाइज है, बहुत शॉर्ट में जो है वो बातचीत कही गई है। सेंट्रल आइडिया, मतलब मेजर जो बातचीत इस पूरे एसे में इन्होंने कही है वो कौन सी है? स्टडीज आर इंपॉर्टेंट फॉर, सबसे पहले तो पढ़ाई। देखो, ऑफ स्टडीज मतलब पढ़ाई। अब पढ़ाई करनी क्यों है, स्टडी करनी क्यों है, इसका अलग अलग इन्होंने तर्क दिए हैं कि सबसे पहले तो स्टडी इंपॉर्टेंट क्यों है। स्टडी इंपॉर्टेंट क्यों है? अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन वो कहते हैं
कि स्टडी सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है आपके खुद के आनंद के लिए, या आपको डिलाइट, ऑर्नामेंट और एबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करवाता है। डिलाइट, ऑर्नामेंट और एबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। अब डिलाइट कैसे देता है, प्रसन्नता कैसे देता है, प्लीजर, जिसको अपन कहते हैं आनंद। मतलब ये कैसा है ये आपको देगा प्लीजर, आनंद। अच्छा, ऑर्नामेंट, आभूषण, ये इसकी पहली लाइन है। देखो हिंदी में गलती हो सकती है, देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा बड़ा देख लेना आप। और एबिलिटी होती है योग्यता। एबिलिटी क्या होती है बच्चे, योग्यता। अब देखो तीनों को कैसे कहा इन्होंने। अब लग तो ऐसा रहा ना कि सर बहुत छोटी सी तो लाइन है, सिंपल सी तो लाइन है, जैसे ये पहली लाइन है इनकी, ये इस ऐसे की ये पहली लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ओपनिंग फेमस लाइन है। पूछा जा सकता है कि ये लाइन किसने लिखी या किस ऐसे में लिखी गई। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, स्टडीज जो है वो किसकी सेवा के लिए है या किसको सर्व करती है, डिलाइट को। इसको हमने प्लेजर कहा है, आनंद कहा है, ऑर्नामेंट, आभूषण को, और एबिलिटी को। अब तीनों के जो है वो मतलब डीप रिसर्च जो है वो अर्थ निकालो आप। लगता है ना कि बहुत सिंपल, देखो एक तरीके से कोटेशन टाइप में इन्होंने कुछ लिखा, आपका जो है वो शॉर्ट और आपका एक तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड है, अपोरिस्टिक स्टाइल में इन्होंने लिखा। अब मैं इसका पूरा अर्थ बताता हूं तो आपको लगेगा कि यार क्या आदमी है भाई। स्टडी सर्व फॉर डिलाइट। देखो सबसे पहले कि स्टडी आपको आनंद देती है। जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, उससे क्या आएगा, नॉलेज आएगा। मैं अगर पढ़ूंगा तो मेरा नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा तो मुझे आनंद आएगा, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति एक इलिटरेट व्यक्ति से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। वो हर तरीके से चीजों को समझने की क्षमता है उसकी है, उसका देखने का तरीका है, नजरिया है, हर चीज के लिए वो बेहतर होता है। इसलिए सबसे पहले तो स्टडी आपको देती है आनंद, खुद का आनंद। उसके बाद में ये आपको एक तरीके से आभूषण का काम करती है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा पढ़ेगा, अच्छा लिखेगा, तो वो अच्छा बोलेगा भी। यानी आपकी जो लैंग्वेज जो है उसको वो क्या कर देगा, एक तरीके से उस पर ऑर्नामेंटल जो है वो उसको बना देगा, लैंग्वेज को आभूषित कर देगा। और आभूषित करने का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो भाषा है वो और अच्छी होगी। जैसे मैं अगर खुद का एग्जाम्पल लूं, मैं जब गांव में मतलब जब हम बचपन में पढ़ाई किया करते थे तो अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते, या एक तरीके से लोगों से कैसे बिहेव करना है, किसके सामने कैसा बोलना है, कैसे खड़े रहना है, कुछ नहीं पता था। क्यों? क्योंकि ये चीजें हमें शुरुआत में बेसिक तौर पे नहीं सीखने को मिली, गांव की सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए या वहां से। धीरे धीरे जैसे जीवन आगे चला तो अब 2 घंटे बोलना हो, 3 घंटे बोलना हो, 4 घंटे बोलना हो, भाषा कैसे आएगी, कहीं अब्यूजिव वर्ड तो नहीं आ जाएगा बीच में, कहीं मैं गलत तरीके से तो रिप्रेजेंट नहीं कर दूंगा। ये सारी चीजें जो है वो किससे आएगी, नॉलेज से आएगी। नॉलेज कहां से आएगा, स्टडी से आएगा। तो स्टडी सबसे पहले आपको प्लेजर देती है, आनंद देती है, डिलाइट देती है। उसके बाद में वो आपकी लैंग्वेज को बनाती है ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल बनाने का मतलब कि भाई आप अगर स्टडी करोगे तो आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी, लैंग्वेज एक तरीके से आभूषित हो जाएगी, थोड़ा उस पर गहने वहने लग जाएंगे कि भाई आप जिसके सामने भी बोलोगे तो एक तरीके से बड़ा शानदार जो है वो प्रदर्शन होगा। और स्टडी ही आपकी वो योग्यता प्रदान करती है कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन जो है वो कैसा है। ये सारी चीजें यानी जज जो करने की योग्यता है ना, जज जो करने की योग्यता है, किसी को भी किसी भी प्रकार की जो है वो वर्क को जज करना, ये भी हमें कौन दिखाता है, कौन सिखाता है, स्टडी सिखाती है। तो स्टडी जरूरी है, स्टडी जो है वो मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टडी के। प्लेजर यानी डिलाइट, इसको दोनों वर्ड ध्यान रखना, डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। बेकन ने इस पूरे ऐसे में ये एक्सप्लेन किया है कि पढ़ना क्यों है, व्हाई शुड वी स्टडी। पहले तो इसने ये बताया कि पढ़ना क्यों है। तो पढ़ना क्यों है, क्योंकि हमें पढ़ने से आनंद मिलेगा, हमें पढ़ने से हमारी जो लैंग्वेज है वो ऑर्नामेंटल होगी, और पढ़ने से ही हमारे अंदर जजमेंट करने की जो है वो योग्यता आएगी, एबिलिटी डेवलप होगी। हाउ वी शुड स्टडी। अब इन्होंने बाद में कहा कि पढ़ना कैसे है, कि एक दिन में जो है वो मैं कहूं कि फ्रांसिस बेकन पढ़ लो, तुम सुबह से शाम तक पूरा फ्रांसिस बेकन घोल के पी गए ना, गलत बात। एक दिन में जो है वो एग्जाम की तैयारी करना है, हाँ सर पूरी किताब मैंने पढ़ ली सर, 50 पेज पढ़ ली। कई बार मैं बच्चों को कहते हुए सुनता हूं कि सर आज मैंने 50 पेज पढ़े। तुम 50 पेज पढ़ के उसमें से तैयार कितना करते हो, ये सबसे मेजर पॉइंट है। तो पढ़ना कैसे ये इन्होंने बताया, और पढ़ने का इन्होंने एक तरीका भी बताया कि कुछ किताबें होती है जिनको सीधा सीधा निगल जाओ, कि कुछ किताबें होती है या कुछ जो है वो चीजें होती, एक होती है सीधा निगलने वाली, है ना, कि सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है कि इसके क्या फिलोसफी है, इसमें क्या मोरलिटी है, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, बस निगल जाओ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। कुछ होती है जिनको च्यू करके, चबा चबा के जो है वो खाया जाता है, यानी एक तरीके से लिया जाता है। वो बहुत बहुत शानदार है यार। हाउ वी शुड स्टडी और मिसयूज एंड प्रॉपर यूज ऑफ स्टडीज। देखो पहला इन्होंने कहा कि पढ़ना क्यों है,
उसके बाद में इन्होंने कहा कि कैसे पढ़ना है, तो मैं बताऊंगा मिसयूज कैसे होता है। अगर आप ज्यादा पढ़ लोगे दिक्कत कहां होगी, कम पढ़ोगे दिक्कत कहां होगी, गलत पढ़ लिया दिक्कत कहां होगी, और फिर आपका प्रॉपर यूज कैसे होगा। ठीक है, कि आप क्या पढ़ोगे तो क्या बनोगे, कैसे पढ़ोगे तो क्या डेवलप होगा, आपकी हिस्ट्री कैसे डेवलप होगी, आपकी रीजनिंग कैसे डेवलप होगी, ये सारी बातें जो है वो फ्रांसिस बेकन आपको इस वर्क में करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम ओरिएंटेड है, पूछी जा सकती है, स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। ओपनिंग फेमस लाइन है, ये इसकी याद रखनी है। ठीक है, अच्छा अब अलग अलग चीजें इसमें दे दी सबके सब। देखो पहला दिया है डिलाइट इन प्राइवेट लाइफ, प्रसन्नता कब देगी आपको, मतलब स्टडी जो है वो आपको डिलाइट कब देगी, प्लेजर कब देगी, आपके खुद के जीवन में, प्राइवेट लाइफ में। ऑर्नामेंट इन कॉन्वर्सेशन, जब आप बातचीत करेंगे, लैंग्वेज जो है वो सीखेंगे, तो कॉन्वर्सेशन, आप पढ़े लिखे हैं तो आपकी कॉन्वर्सेशन इतनी अच्छी होगी कि आपको लगेगा कि जैसे आभूषित हो। एबिलिटी इन जजमेंट एंड बिजनेस, और आप जब बिजनेस करोगे, आप किसी चीज को जज करोगे तो वो आपको योग्यता प्रदान करेगी। ये स्टडी जो है वो वाई वाला है कि क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। अब स्टडी जो है वो ज्यादा या कम करने से क्या फायदे या क्या नुकसान है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। टू मच स्टडी, बहुत ज्यादा स्टडी करना भी जो है वो लेजीनेस का एक कारण बन सकता है, आलसीपन का एक कारण बन सकता है। ना ज्यादा ना कम, है ना, उतना खाओ जितना पचा सको। तो लेजीनेस ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेथार्जिक जिसको अपन कहते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज इक्वली नेसेसरी, कि देखो इन्होंने पहले कहा क्यों पढ़ना है, अब फिर यहां जो है मिसयूज एंड प्रॉपर यूज ऑफ स्टडीज। मिसयूज नहीं करना है कि भाई आपने बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना है कि आप जो है वो लेजी हो जाओ। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो उतना ही जरूरी है, यानी आपको प्रैक्टिस भी करनी है ना, स्टडी उसके बाद प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो भी आपका वो स्टडी करना जो है वो उतना जायज नहीं है, या वो उतना जो है वो आपको फायदा नहीं देगा। अब इन्होंने तीन चार अलग अलग बातें कही, उनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं वो कौन कौन सी है। रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कि पढ़ने से आदमी जो है वो एक पूर्ण व्यक्ति बनता है। कॉन्फ्रेंस मेक्स अ रेडी मैन, अगर आप कॉन्फ्रेंस करोगे, अगर आप डिस्कशन करोगे, बातचीत करोगे, तो उससे आप रेडी मैन बनोगे, यानी आपकी सुनने और बोलने की क्षमताएं तेज होगी। पढ़ने से तो आप पूरा व्यक्ति तैयार होता है, यानी उसके आंख कान नाक जीभ सब काम करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट होती है। फुल मैन कहने का अर्थ है कंप्लीट डेवलपमेंट। ठीक है, अच्छा कॉन्फ्रेंस जो है वो आपको रेडीमेड बनाएगी, यानी एक तरीके से आप तैयार रहोगे। ये सीधा सीधा पूछ लेगा एग्जाम में। अकॉर्डिंग टू ऑफ स्टडीज कॉन्फ्रेंस मैक्स ए, नीचे ऑप्शन देगा फुल मैन, रेडीमैन, एग्जैक्ट मैन। तो ये याद होना चाहिए कि रीडिंग आपको फुल मैन बनाएगी, कॉन्फ्रेंस आपको जो है वो क्या बनाएगी, डिस्कशन आपको बनाएगा रेडी मैन, और आपका राइटिंग अगर आप लिखते हैं तो वो आपको एग्जैक्ट मैन बनाएगी। क्यों? क्योंकि लिखोगे वो जो आपके विचारों में आएगा। लिखता क्या है इंसान, अगर मुझे कोई कहे कि आप सब कुछ लिखो अपने बारे में, तो मैं वो लिखूंगा ना जो मेरे विचारों में होंगे, और विचार वो होंगे जैसा मैं हूं। आदमी हमेशा अपने विचारों के विरुद्ध नहीं लिख पाता है, मतलब पहले तो मैं वैसा ही लिखूंगा ना जैसे मेरे विचार है। जैसे मान लीजिए कि महिलाओं को लेकर मेरे विचार जो है वो मैं फेमिनिज्म पे बिलीव करता हूं, तो मैं वैसा ही लिखूंगा। और एक तरीके से मैं ऑप्रेसिव हूं, मैं पेट्रार्कल जो है वो सोच का हूं। मैं जो है वो ये सोचता हूं कि नहीं नहीं, महिलाओं को तो दबा के रखना चाहिए, महिलाएं जो है वो इक्विवेलेंट होने के जो है वो मतलब काबिल नहीं है। अगर मेरी सोच ऐसी है तो मेरे लिखने की शैली भी ऐसी होगी। और मेरी सोच अगर जैसे भी है, तो विचारों से व्यक्ति जो है वो एग्जैक्ट निकल कर आता है। वो जैसा लिखेगा इसका मतलब वो व्यक्ति वैसा ही है, पकड़ लो धर लो उसको। और अगर कोई व्यक्ति जो है वो कॉन्फ्रेंस करता है, डिस्कशन करता है, तो वो बहुत रेडी है बात करने में, सुनने में, बोलने में, वो बहुत एक तरीके से जो है वो बेहतर हो जाता है। और वहीं अगर वो रीड कर रहा है तो वो फुल मैन हो रहा है, मतलब वो सोच भी रहा है, उसके मन में विचार भी चल रहे हैं, वो समझ भी रहा है, वो अच्छा बुरा सब देख भी रहा है। तो ये तीन मेन पॉइंट्स इन्होंने कहा कि रीडिंग मैक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस मैक्स अ रेडी मैन, राइटिंग मैक्स एन एग्जैक्ट मैन। फिर इन्होंने कहा कि अलग अलग बुक्स जो है वो अलग अलग तरीके से हमें तैयार करती है। डिफरेंट बुक्स डेवलप डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज, है ना। अलग अलग बुक जो है वो हमें अलग अलग मेंटल एबिलिटीज तैयार करती है। स्टडीज क्योर मेंटल वीकनेस लाइक एक्सरसाइज क्योर्स बॉडी डिजीज। अब इन्होंने स्टडी के एक फायदा भी बताया है कि अगर आप मेंटली वीक हैं
तो पढ़ने से आपकी जो मेंटल वीकनेस है वो धीरे 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 खत्म हो जाएगी। जैसे एक्सरसाइज करने से बॉडी जो है वो आपका बॉडी की कोई बीमारी जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक वैसे ही पढ़ाई करने से, स्टडी करने से आपकी जो है वो मेंटल वीकनेस धीरे धीरे कम जो है वो खत्म हो जाएगी। फिर इन्होंने कहा वाइज मैन यूज स्टडीज प्रैक्टिकली नॉट मेयरली थ्योरेटिकली, कि जो समझदार व्यक्ति होता है, उसी के कोटेशंस में से मैंने लिए सारे, कि जो समझदार व्यक्ति होता है वो स्टडीज को प्रैक्टिकली यूज करता है, वो ज्ञान नहीं बांटता। अगर किसी के पास ज्ञान है तो वो बांटने से ज्यादा प्रैक्टिकली उसको यूज करेगा, यूटिलाइज करेगा, है ना। आपका मतलब एक तरीके से वो वाली बात हो गई कि सर पहले लेंगे और फिर बांटेंगे ना, अप्लाई एंड सप्लाई। और हमारा अधिकतर लोगों का जो है वो मामला क्या है, ले तो लेना है ना, अप्लाई नहीं करना है ना। टेक एंड सप्लाई, टेक टेक अप्लाई देन सप्लाई, कि पहले लो, अप्लाई करो, फिर सप्लाई करो। और हम क्या करते हैं, टेक एंड सप्लाई, वो बीच वाला जो है वो मॉडल ही हमने छोड़ दिया। तो ये कह रहा है कि भैया वाइज मैन यूज स्टडीज प्रैक्टिकली नॉट मेयरली थ्योरेटिकली, कि वाइज जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो स्टडी को जो है वो प्रैक्टिकली यूज करता है। इफ यू वांट टू रीड इट कंप्लीट, कि सर मुझे एक एक लाइन इसकी पढ़नी है, मुझे मजा आ गया, ठीक है, तो फिर आप यूट्यूब पे इसको सर्च कर सकते हो अपने चैनल पे। अदरवाइज आपको लगता है कि ठीक है सर इतने से मेरा काम चल जाएगा, तो आप इसको यहां से भी, क्योंकि देखिए मैं आपको फिर बता दूं कि जब किसी भी एग्जाम में राइटर दिया जाता है तो फिर उसमें मोस्ट कॉमनली चीजों पे ध्यान दिया जाता है। और किसी एग्जाम में ऐसा दिया है कि भैया फ्रांसिस बेकन का ओप स्टडीज पढ़ना है, तो फिर हम वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, एक एक चीज पढ़ते हैं, उसमें से कुछ नहीं छोड़ते, उसका ओरिजिनल जो है वो कंटेंट देखते हैं। तो ये सारी बातें हो गई कि डिलाइट हो गया, ऑर्नामेंटल हो गया, एबिलिटी हो गई, ज्यादा पढ़ने से लेजी हो जाओगे, आपका जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जरूरी है, बहुत नेसेसरी है। फिर कहा है रीड करने से फुल मैन बनोगे, आप जो है वो डिस्कशन करोगे, कॉन्फ्रेंस करोगे तो रेडी मैन बनोगे, राइटिंग करोगे तो एग्जैक्ट मैन बनोगे, क्योंकि विचार बाहर आ जाएंगे। डिफरेंट बुक्स डेवलप डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपका जो है वो विचार अलग होंगे, अगर आप रीजनिंग पढ़ोगे तो आपके विचार जो है अलग अलग। हर तरीके की बुक आपको मैथ पढ़ा, अगर आप मैथ्स पढ़ोगे तो आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी, हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपका हिस्टोरिकल नॉलेज मजबूत होगा। हर तरीके की बुक अलग अलग ज्ञान प्रदान करती है। स्टडीज क्योर मेंटल वीकनेस, और वहीं पर स्टडीज जो है वो पढ़ने से आपकी मेंटल वीकनेस भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जैसे एक्सरसाइज करने से बॉडी जो है उसकी बीमारी कट जाती है, वैसे ही स्टडी करने से मेंटल वीकनेस भी खत्म हो जाती है। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो स्टडी को प्रैक्टिकली यूज करते हैं, ना कि जो है वो थ्योरेटिकली। फिर स्टाइल इनकी वही कॉमन स्टाइल है, एपोरिस्टिक स्टाइल है, शॉर्ट विजडम, हाईली कंप्रेस्ड मीनिंग है, मतलब बात वर्ड बहुत छोटे हैं, अर्थ बहुत बड़ा है, फॉर्मल और इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज है, यूज ऑफ पैरेललिज्म एंड बैलेंस, बैलेंस को यूज करते हुए लिखा है ना। हर चीज में बैलेंस दिखाया गया है कि भैया पैरेलल लेकर चले, कि देखो अगर आप जो है वो रीडिंग आपको क्या बनाएगी, रीडिंग आपको फुल मैन बनाएगी जी, अच्छा ठीक है। आप अगर राइटिंग करोगे तो एग्जैक्ट मैन बनोगे, अच्छा कॉन्फ्रेंस करोगे तो रेडी मैन बनोगे। तो एक तरीके से पैरेललिज्म, कि भाई ये करोगे तो ये करोगे तो ये करोगे तो ये, इसको कहते हैं पैरेललिज्म, या फिर आपका बैलेंस मेथड, तो वो यूज किया गया है। फेमस कोटेशंस इसके, एक तो मैंने पहला आपको बता दिया कौन सा, कि इसका असर सबसे पहला कोटेशन तो यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधा एग्जाम में दिया जा सकता है। स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। तीन कोटेशन मैं आपको और याद करने के लिए कहूंगा जो इसमें से पूछे जाते हैं। रीडिंग मेकeth अ फुल मैन, ये वही है जो मैंने आपको भी बताया था, रीडिंग मेकeth अ फुल मैन। रीडिंग क्या बनाती है, रीडिंग आपको जो है वो फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। ये कोटेशन याद रखना, ये किसका है, ऑफ स्टडीज का। स्टडीज परफेक्ट नेचर, स्टडीज जो है वो प्रकृति को, नेचर को, यानी सॉरी नॉट प्रकृति, स्टडीज नेचर को परफेक्ट करती है, एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। और आप परफेक्ट होते कैसे हो, धीरे धीरे एक्सपीरियंस। अरे भाई जैसे जैसे जो है वो सीखना शुरू करोगे, गलतियां हो रही है शुरुआत में, जैसे जैसे आप सीखना शुरू करोगे एक्सपीरियंस होता जाएगा, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा गलतियां कम होती जाएगी। कि स्टडीज जो है वो आपके नेचर को परफेक्ट बनाएगी, यानी आपका जो नेचर है उसको क्या बनाएगी, परफेक्ट बनाएगी। और एक्सपीरियंस के द्वारा इसको परफेक्ट किया जा सकता है। और फिर आप पढ़ना भी कैसा चालू करोगे, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस। फिर आपको पता चलेगा कौन सी चीज को छोड़ना है, कौन सा पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी बातें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडीज परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, इन्होंने बुक के भी तरीके बताए हैं, कि ऐसा नहीं है कि सारी बुक्स को ऐसे मतलब तुम चटका जाओ,
कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनको सिर्फ टेस्ट करो, यानी उनके कुछ मेन मेन पॉइंट्स पढ़ो। क्यों? क्योंकि उसमें से उतना ही काम का है, हर बुक में से सब कुछ नहीं पढ़ना होता। पढ़ने का भी तरीका बताया है, ये भी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, कह रहे हैं सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी स्वेलोड। कुछ तो ऐसी होती है जिनके कुछ भाग आपको पढ़ने हैं, कुछ ऐसी होती है जिनको निगल जाओ, स्वेलो, निगल जाओ, बिना सोचे समझे बस निगल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, और कुछ ऐसी होती है जिनको चबा चबा के आपको खाना है, यानी एक तरीके से चबा चबा के थोड़े थोड़े पार्ट में आपको लेना और डाइजेस्ट करना। डाइजेस्ट करने का मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना है। तो अलग अलग प्रकार की बुक होती है। कुछ बुक्स आपको सिर्फ टेस्ट करने के लिए होती है कि आप उसके कुछ विचारों को ले लो। कुछ बुक्स होती है जो आपको बिना सोचे समझे स्वेलो कर लेनी है, निगल जानी है। और कुछ बुक्स होती है जिनको आपको च्यू करना है, आपको चबाना है और डाइजेस्ट करना है, यानी उसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज करना। तो इस तरीके से बुक्स को भी अलग अलग जो है वो तौर पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। अरे छोटी सी 15-20 लाइनों में इन्होंने बहुत कुछ कहा है भाई, हर एक लाइन में मतलब 5 मिनट लगती है समझाने में। फाइनल एग्जाम इनसाइट इसका है, बेकन ट्रीट स्टडी नॉट एज डेकोरेशन। बेकन ने कहा कि भैया स्टडी, तुम पढ़े लिखे हो, जैसे कई बार बच्चा कहता है सर मैं नेट जेआरएफ हूं, मैं जो है वो एमफिल हूं, मैं सर एमएससी हूं, मैं एमए किया है, मैंने मास्टर्स ऑफ इंग्लिश हूं, मैं ये वो। तो वो डेकोरेशन नहीं है कि तुमने पढ़ाई की, वो सिर्फ तुम जो है वो डिग्री ऐसे लगा के जो है वो छाप के घूम रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। बट एज मेंटल ट्रेनिंग फॉर रियल लाइफ, अगर तुमने उस पढ़ाई को सही जीवन में, सही तरीके से जीवन में नहीं उतारा है, इट्स कंप्लीटली वेस्टेड। Knowledge without application is like a sword left in its teeth. Wow, what a quotation. कह रहे हैं कि आपके जो ज्ञान है, अगर आपने उसको अप्लाई नहीं किया है, अगर नॉलेज को आपने अप्लाई नहीं किया है, सो इट्स लाइक अ स्वॉर्ड लेफ्ट इन इट्स शीथ। तो ये कैसा है? तो ये एग्जैक्टली ऐसा है जैसे एक तलवार है, वो किस में पड़ी हुई हो? शीथ में पड़ी हुई हो। जो तलवार रखने की जो उसका आता ना कि कवर आता है, कि बस जैसे कवर में आपने तलवार पे धार लगा के जो है वो कवर में डाल के रख दी, और फिर कह रहे हो कि साहब मेरे पास में तलवार है, किस काम की, चलाओ तो सही उसको। तो नॉलेज होना, नॉलेज आपका जो है वो विदाउट एप्लीकेशन, अगर आपने नॉलेज को अप्लाई नहीं किया है तो इट्स कंप्लीटली लाइक अ स्वॉर्ड लेफ्ट इन इट्स शीट। डन। इनके जो बाकी 4 वर्क हैं वो हम लोग लेंगे अगले सेशन में, और फिर करेंगे फ्रांसिस बेकन को कंप्लीट। जो बेस्ट 4 वर्क्स और है जो मैं आपको अगले सेशन में पढ़ाने वाला हूं। Done? So, thank you so much. Have a great day. See you soon in the next session.